अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। चाइनीज़ फ्यूचर्स काफ़ी तेज़ रहे, तकरीबन एचआर के अंदर 2.5% इजाफा हुआ, जबकि डी बार के अंदर 2.5% मजीद इजाफा हुआ। कोक की बात करें तो 3.5% और आयरन ओर के अंदर तकरीबन 5.5% के आसपास इजाफा हुआ। एच आर सी की अगर बात करें तो खासी तेज़ी आई एच आर सी की ऑफर्स के अंदर भी, पाकिस्तान के लिए भी, बाकी भी रीजन्स के लिए, क्योंकि चाइना में सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा पिछले हफ्ते के अंदर। जो इंक्रीज़ है प्राइस का वो तकरीबन $30 से $40 कहा जा सकता है, क्योंकि अब जो ऑफर्स आ रही हैं वो तकरीबन $600 के आसपास आ रही हैं पाकिस्तान के लिए एच आर सी की, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद 600 को भी ये क्रॉस कर जाएगी चीज़। अगर एच डी जी की बात करें तो वो भी तकरीबन $20-25 जो है वो बढ़ चुका है डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए। और अगर आयरन ओर की बात की जाए तो आयरन ओर के अंदर भी तेज़ी देखने में आई। स्पॉट प्राइस आयरन ओर की तकरीबन 106-7 के लगभग चली गई है, जो कि पिछले हफ्ते से $6 से $7 इंक्रीज़ है। जो मेजर रीज़न है इसका वो ये है कि वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं चाइना के अंदर, जैसा कि आपने सुना होगा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कब तक हम ये कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहेंगे, इसको ख़त्म करो। गवर्नमेंट भी थोड़ी इंक्लाइंड है, वो भी ख़त्म करते जा रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस अपनी, जिसकी वजह से इकोनॉमी खुल रही है, उनकी इंडस्ट्रीज़ बेहतर परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर काफ़ी मुस्बत असरात हैं उस चीज़ के, और इसी तरह इंडस्ट्री के ऊपर भी मुस्बत असरात ऑब्वियसली आएंगे जब इकोनॉमी उनकी वापस खुलेगी, रिवाइव करेगी। और ऊपर से गवर्नमेंट की सपोर्ट तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ऑलरेडी वो बेल आउट प्लान्स देते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। तो ये सारी तेज़ी उस चीज़ की जो कि हमें स्टील सेक्टर के अंदर भी नज़र आ रही है, उनके बाकी सेक्टर्स के अंदर भी इसी किस्म की तेज़ी देखने में आ रही है। इसके अलावा ये कि इस तरह की पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के अंदर चाइनीज़ जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी, ट्रेडर्स ने और मिल्स ने बिलेट्स की इंपोर्ट बढ़ा दी है। क्वांटिटीज़ जो पहले हो रही थी, जिसका इंतजार था कि चाइना इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर के अगर वो इंपोर्ट शुरू कर देता है बिलेट्स की, तो हमेशा ये चीज़ एक बड़ी खुशाइंद होती है बाकी के सेक्टर्स के लिए। तो वो चीज़ हमारे देखने में आई है कि बिलेट्स की इंपोर्ट्स खासी हद तक बढ़ गई हैं और अच्छे खासे वॉल्यूम्स का लास्ट पिछले 10 दिन के अंदर ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। अगर मेट कोल की बात करें तो वो भी स्टेबलाइज हो गया है, जो कि प्राइसेस नीचे जाती जा रही थी, वापस $250 के ऊपर फिलहाल स्टेबल नज़र आ रहा है। अगर चाइनीज़ मार्केट की बारे में रीबार्स की बात करें तो रीबार्स अभी तक रेंज बाउंड है। कोई ख़ास तेज़ी उसके अंदर देखने में नहीं आई, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर भी है वहाँ पे मिल्स के ऊपर। जो आर्क फर्नेसेस हैं वो नुकसान कर रही हैं ऑलरेडी। सुनने में ये आ रहा है कि आर्क फर्नेसेस जो है वो जल्द बंद हो जाएंगी, चाइनीज़ न्यू ईयर से भी पहले, काफ़ी पहले वो लोग शट डाउन ले लेंगे, छुट्टियाँ अपनी कर देंगे अनाउंस, क्योंकि उनको लॉसेज हो रहे हैं। और ऑब्वियसली जब फर्नेसेस बंद होंगी तो फिर स्क्रैप के ऊपर मनफी असरात आएंगे, उसके डोमेस्टिक प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी कट डाउन होकर थोड़ा सा रिड्यूस होंगी स्क्रैप की। तो स्क्रैप के लिए कुछ इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है चाइना के हवाले से। अब चाइनीज़ मार्केट की तेज़ी देखते हुए बाकी के जो रीजन्स हैं वो भी अफेक्ट हुआ करते हैं हमेशा से, जिसमें से एक वियतनाम है। वियतनाम के अंदर खासा खौफ था लोगों के अंदर, और बाइंग नहीं हो रही थी, खासतौर से जो वहाँ पे मिल्स हैं उन्होंने प्राइसेस रिड्यूस किए थे, इंपोर्ट्स नहीं हो रही थी, चाइना की जो ऑफर थी वो भी निगलेक्ट हो रही थी। वो हालात सारे चेंज हो चुके हैं वियतनाम के अंदर। वापस दोबारा से जो ऑफर्स का एक फ्लो था वो रुक चुका है। लोग रिड्यूस करके अपनी ऑफर्स को फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहते हैं कि ये प्राइसेस कहाँ पर जाकर रुकेंगी। इसी वजह से वियतनाम के अंदर अब स्क्रैप की शॉर्टेज भी फील हो रही है। काफ़ी अरसे से वो लोग पैनिक में थे और मार्केट से बाइंग नहीं कर रहे थे स्क्रैप की, तो वो अब बाइंग की इंक्वायरीज आना शुरू हो गई हैं, जो कि मेजरली यूएसए की मार्केट को अफेक्ट करेगी। और वहाँ पर जो फ्लैट प्रोडक्ट्स की ऑफर्स हैं वो भी अभी फ़िलहाल ऑन होल्ड हैं। जो इंपोर्ट की इंक्वायरीज़ हैं वो भी बढ़ गई हैं अभी। तो होपफुली ओवरऑल जो वियतनाम की मार्केट है वो अच्छे एक मुस्बत डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दी है। अगर साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पर भी हेजिटेशन थी पहले तो बाइंग के हवाले से स्क्रैप के, लेकिन वो हेजिटेशन ख़त्म हो गई है। जापानीज़ जो सेलर्स हैं उनके पास इंक्वायरीज भी आ रही हैं साउथ कोरिया से और बाइंग करना चाह रहे हैं वो। ये अलग बात है कि जापानीज़ मार्केट भी खासी ट्रबल में, क्योंकि जो जापानीज़ येन है वो अप्रिशिएट करता चला जा रहा है। अभी फिर भी पिछले 2-3 दिन के अंदर भी 2-3% ऑलमोस्ट अप्रिशिएट कर गया है। तो प्राइसेस कहीं पर फिक्स नहीं हो पा रही। जिस प्राइस पे भी एक्सेप्टेंस आता है वो प्राइस फिजिबल नहीं रहती कुछ देर के अंदर। इसी तरह ताइवान की अगर बात करें तो ताइवान में तो ऑलरेडी कुछ रीस्टॉकिंग चल रही थी, बट स्लो पेस पे चल रही थी जब से ये चाइनीज़ मार्केट बेहतर हुई है। उसके बाद से खासी तेज़ी आ गई है, उसके अंदर इंक्वायरीज भी बढ़ गई हैं, ट्रेड का फ्लो भी बेहतर हो गया है, वॉल्यूम्स अच्छे शिप होना शुरू हो गए यूएसए से। जो अब फिलहाल वहाँ पे जो काम हो रहा है पिछले हफ्ते से अगर मैं कंपैरिजन करूँ, तकरीबन $10 से $15 का इंक्रीमेंट आया है स्क्रैप की प्राइसेस के अंदर, ताइवान के अंदर भी। यूरोप के अंदर एक चीज़ दोबारा से अब सुनने में आ रही है, जो स्क्रैप के हवाले से, स्क्रैप एंड वेस्ट के बैन की बातें थी जो कुछ अर्सा पहले 6-8 माह पहले काफ़ी जोर पकड़ गई थी कि यूरोप से जो स्क्रैप है उसकी एक्सपोर्ट बैन होने वाली है। उसके हवाले से एक जो है वो सेशन हुआ था अभी लास्ट 1 दिसंबर को, जिसके अंदर किसी किस्म की खातिर का पॉजिटिव चीज़ नजर नहीं आई बल्कि नेगेटिविटी थी। और वहाँ के जो रिसाइकलर्स हैं और मिल्स हैं वो खासी, मिल्स तो खैर परेशान नहीं है, रिसाइकलर्स खासे परेशान है कि वो उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि जो वेस्ट एक्सपोर्ट्स हैं जिसके अंदर वो स्क्रैप को भी लेकर आ रहे हैं
कि उसको हम लोग बंद करना चाहते हैं नॉन OECD कंट्रीज़ के लिए। नॉन OECD कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, इंडिया भी आता है। तो ये सब कंट्रीज़ जो हैं इनके लिए अगर तो यूरोप से एक्सपोर्ट्स, अब नेक्स्ट सेशन जो उसका होना है वो जनवरी के अंदर होना है, जिसके अंदर फर्दर अपडेट्स आएंगी कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। जो लास्ट अभी 1 दिसंबर को जो सेशन हुआ है उसके अंदर तो खासी नेगेटिविटी थी और ये फील हो रहा था कि शायद रिसाइकलर्स बेबस हैं और मिल्स भी यही चाहती हैं कि एक्सपोर्ट ना हो ताकि उनको बेहतर तरीके से स्क्रैप मिल सके और अच्छे तरीके से वो एंजॉय कर सकें लोअर प्राइसेस को, ताकि कंपटीशन कोई ना रहे एक्सपोर्ट का। तो फिलहाल तो नेगेटिविटी है, जनवरी के सेशन में देखते हैं कि ये मूव किस तरफ करती है, बट प्रोबेबली शायद ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए खासी एक बुरी न्यूज़ होगी अगर यूरोप के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन फर्दर बढ़ते जाते हैं। फ्रेट की जहाँ तक ताल्लुक है, फ्रेट्स भी अभी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, खासतौर से बल्क के जो बड़े बल्क वेसल्स हैं उनका फ्रेट जो है वो कम हो रहा है अभी वक्तन फवक्तन। इस हफ्ते भी जो है वो कुछ रिडक्शंस आए हैं उसके अंदर, क्योंकि ओवरऑल ट्रेड इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है, एक्टिविटी और वॉल्यूम्स नहीं है इतने अवेलेबल, जिसकी वजह से एक तरह से जो एक हीटेड मार्केट थी वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होकर नॉर्मलाइज होने की तरफ आ रही है। दूसरी एक और बड़ी खबर ये है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो एक्सपोर्ट बैन्स की बातें होती रहती हैं स्क्रैप की, वो फिर दोबारा से उसके अंदर शिद्दत अख्तियार हो गई है अभी, और सुनने में आ रहा है कि फिर से वो दोबारा इसको फर्दर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं रूल्स को वहाँ से एक्सपोर्ट के लिए, और ये मामला फर्दर बिगड़े हुए हैं। तो साउथ अफ्रीका भी एक ऐसा रीजन है जहाँ से हम लोग आने वाले दिनों के अंदर एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी रिड्यूस हो गई है, ये हो सकता है कि वक्त के साथ साथ फर्दर रिड्यूस होगी। टर्की के जो तेज़ी है जिसकी वजह से सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स हिल गए अभी पिछले 10 दिन के अंदर। टर्की के अंदर HMS का काम जो हो रहा है अभी इस वक्त वो तकरीबन 370 से 73 यूरोप का प्राइस है, जबकि 378 से लेकर 380 382 तक का प्राइस आ रहा है अभी US HMS के लिए, जो कि इंक्रीज़ एक तकरीबन $20 का इंक्रीज़ है वीक ऑन वीक। मैं आपको याद कराता चलूँ कि पिछले हफ्ते भी तकरीबन $20-25 का इंक्रीज़ हुआ था। तो ओवरऑल अगर पिछले 15 दिन में देखा जाए तो $40-45 बढ़ चुके हैं टर्किश मार्केट के अंदर, और उनको शिद्दत से रीस्टॉकिंग करने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द कार्गोज जो बुक हुए हैं वो दिसंबर के लिए हुए हैं, और जनवरी की बुकिंग भी अभी शुरू हो गई हैं, और काफ़ी डेस्परेट इंक्वायरीज टर्की की आ रही हैं। अच्छी बात यह है कि वो रीबार को आगे प्राइसेस पास ऑन कर पा रहे हैं, अब प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दिए। रीबार की प्राइस वहाँ अभी इस वक्त टर्की के अंदर 660 से 680 FOB हो गई है, जो कि तकरीबन $30 बेहतर है अभी पिछले हफ्ते से कंपैरिजन के अंदर। बट अगर ओवरऑल बात की जाए रीबार के एक्सपोर्ट्स की टर्की से, तो वो कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नज़र नहीं आया। अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें, पिछले साल का और इस साल का कंपैरिजन करें तो तकरीबन 41% 41% उसके अंदर रिडक्शन आई है एक्सपोर्ट्स के अंदर, जो वॉल्यूम्स एक्सपोर्ट किए टर्की ने। अगर मैं पिछले 3 महीने से कंपैरिजन करूँ इसका, तो वो भी तकरीबन 27% के आसपास रिडक्शन आई है इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के अंदर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो उनकी स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है टर्की की, उन्होंने ये चीज़ पब्लिश की है, जिसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट्स इतनी अच्छी हो नहीं रही है टर्की से, और ये चैलेंजेस अभी उनको अभी मौजूद हैं उनके सामने, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं इनके इक्विलिब्रियम को। रशिया से काफ़ी दोबारा से कुछ ऑफर्स आ रही हैं अभी टर्की के अंदर, कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, बट फिर से दोबारा से ऑफर सुनने में आ रही हैं, और टर्की भी इंटरेस्टेड है उसके अंदर, क्योंकि इनको रीस्टॉक करनी है चीज़ें, उनके पास शॉर्टेजेस है माल की। तो रशिया की ऑफर्स उनके लिए काफ़ी फिजिबल साबित हो सकती हैं, और होपफुली एक्सरसाइज करेंगे टर्किश कस्टमर्स, रशियन बिलेट्स खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर फ्लैट्स की बात करें टर्की के अंदर, तो उसके अंदर भी तेज़ी रही, तकरीबन $20 के आसपास अभी इस वक्त इंक्रीज़ है। डोमेस्टिक जो प्राइसेस कोट कर रही थी मिल्स, उसके अंदर भी। अब फर्दर यूरोप के बारे में बात करते हैं। यूरोप के अंदर जो स्क्रैप की प्राइसेस हैं वो भी तकरीबन समझें कि $20 से $25 के करीब इंक्रीज़ कर चुकी हैं अभी लास्ट वीक के अंदर, क्योंकि शॉर्टेजेस आती जा रही हैं, सप्लाई कम है, डिमांड अचानक से ज़्यादा आ गई है। उसकी वजह से पूरी तरह से जो रिसाइकलर्स हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करवा रहे हैं। फ्लैट की प्राइसेस की अगर बात करें यूरोप में, तो वो भी ऐसा ऐसा स्टेबिलिटी की तरफ आ रही हैं प्राइसेस अभी, और इन प्राइसेस की जो स्टेबिलिटी है वो इस तरीके से नज़र आ रही है कि वहाँ पे मिल्स अब फर्दर रिडक्शन नहीं कर रहे प्राइस के अंदर, अब फर्दर रिबाउंड की तरफ जा रहे हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद हफ्ते 10 दिन के अंदर वो नया प्राइस इंक्रीज अनाउंस करेंगे, ताकि प्राइसेस को वापस पास ऑन किया जा सके कंज्यूमर्स की तरफ। ईरान के अंदर बिलेट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, तकरीबन $10 के आसपास इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन ईरान से अच्छे जो बिलेट के वॉल्यूम्स हैं वो एक्सपोर्ट होते नज़र आए हैं, और ईरान ने अच्छे ऑर्डर्स बुक किए हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, जो कि सुनने में आया है। रशिया से भी कुछ जो सिचुएशन है, बिलेट्स की जो सिचुएशन है, ईरान की जो प्राइस थी बेसिकली बिलेट्स की, वो तकरीबन 455-60 के आसपास FOB पे काम हुए हैं, जो कि अब फर्दर इंक्रीज होने की तरफ जा रही है। रशिया की अगर बात करें तो 510-15 के आसपास, 510 से 20 के आसपास रशियन बिलेट की प्राइसेस आ रही हैं FOB बेसिस के ऊपर, जो कि जिसके अंदर अभी टर्की इस वक्त इंटरेस्ट शो कर रहा है। इसके अलावा रशिया की जो HBI सेल्स हैं वो भी मिडल ईस्ट के अंदर और चाइना के अंदर खास तौर से खासे अच्छे वॉल्यूम उन्होंने बुक किए हैं, और जो रीस्टॉकिंग कहीं पे भी होनी है वो रशिया फर्स्ट ऑप्शन होता है उनके लिए, और रशिया वॉल्यूम्स दे भी पा रहा है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
अगर यूएस डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर प्राइसेस थोड़े से डाउन हुए हैं। जो इनका मंथली प्राइसेस आते हैं, जो डोमेस्टिक मिल्स प्राइस दे रहे हैं वो थोड़े डाउन है, बट अगर सेंटीमेंट इस तरीके से रहे तो शायद ये वापस रिबाउंड कर जाएंगे और प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगी। अमेरिका के अंदर भी जिस तरीके से एक्सपोर्ट की प्राइसेस उनको ताइवान से और बाकी फॉर ईस्टर्न कंट्रीज से उनको जिस तरह की इंक्वायरीज आ रही हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी जो एक थोड़ा सा डिप्रेशन था, नेगेटिविटी थी, वो खत्म हुई है पिछले हफ्ते के अंदर। दोबारा से उनकी जो सेमी फिनिश्ड है उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं अभी, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्दर तेज़ी देखने में आएगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती रहती है, चाइना तेज़ रहता है, टर्की तेज़ रहता है, तो इंडिया के लिए बड़ा अच्छा एक चांस है कि फर्दर दोबारा से ये ऑर्डर्स बुक कर सकें, जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स जब से इनकी ड्यूटी खत्म हुई है उसके बाद से सुनने में आ रहे हैं। उन वॉल्यूम्स में सुनने में नहीं आ रहा है, बट काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो है वो बुक हुए हैं, खासतौर से यूरोप के अंदर, कुछ दुबई के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, और खासतौर से डोमेस्टिक डिमांड भी उनकी इतनी बुरी नहीं है। वो कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों मार्केट्स को साथ साथ लेकर चल रहे हैं पैरेलल। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है इंडिया के लिए कि वहाँ पर उनकी जो एक्टिविटी है वो स्टेबल है। बांग्लादेश के अंदर पेमेंट्स के प्रॉब्लम्स अभी भी मौजूद हैं और रीस्टॉकिंग उनको जल्दी करनी पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ इतना इन शॉर्ट टर्म उनकी डिमांड ज़्यादा है, ऑल तो डिमांड है, बट जो एलसी के प्रॉब्लम्स हैं और करेंसी के उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं वहाँ पर, तो शायद इतना ज़्यादा एक्टिवली वो रोल प्ले ना कर सके बांग्लादेश कस्टमर्स अभी। बट होपफुली मूविंग फॉरवर्ड माल तो उनको भी चाहिए, रीस्टॉक उनको भी करना है। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह टर्की की जो प्राइसेस हैं उसको फॉलो करते हुए तेज़ी खासी नज़र आई। जो पहले प्राइसेस 415, 17, 18 के आसपास सुनने में आ रहे थे, पिछले हफ्ते के अंदर जो बुकिंग्स हुई हैं वो तकरीबन 418-20 से शुरू होकर 440-42 तक बुकिंग्स देखने में आई हैं। अब जो ऑफर्स आ रही हैं वो तकरीबन 445 के लगभग 42-45 इस तरीके से आ रही हैं, और सेलर्स पुश ऑन करते जा रहे हैं प्राइसेस को, क्योंकि पीछे से माल नहीं मिल रहा और एक खास किस्म का पैनिक क्रिएट हुआ है कि शायद क्रिसमस की हॉलीडेज आ जाएंगी और फिर जनवरी के अंदर जाके ऑर्डरिंग होगी। उस चीज़ के पैनिक की वजह से मामला इस तरह से चल रहे हैं। HMS की भी प्राइस अभी तकरीबन 420-25 के आसपास आ रही है पाकिस्तान के अंदर सुनने में आ रही है, और मेजर रीजन पाकिस्तान के अंदर प्राइस बढ़ने की है कि टर्किश प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई हैं, चाइनीज़ प्राइसेस इंप्रूव हो गई हैं। अब ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट की जो तेज़ी है, हो सकता है कि जो पाकिस्तान के लिए एक डिज़ायर्ड पुश चाहिए था यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को, रीबार के प्रोड्यूसर्स को, वो शायद मिल जाए भी इस दफ़ा और ये कामयाब हो जाए। इसके अंदर यहाँ पर भी एक पैनिक क्रिएट हो जाए रीबार्स के हवाले से भी, क्योंकि लॉन्ग ड्यू तो परचेजेस हैं सब कंपनीज़ की, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हों या जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उनको अब आगे बढ़ के माल खरीदना चाहिए, क्योंकि पीछे से स्क्रैप की कॉस्ट तो बढ़ गई है। पिछले 2 हफ्ते में अगर पाकिस्तान के अंदर ही देख लें तो तकरीबन $40 के आसपास इंक्रीमेंट आया है उसके अंदर। तो हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट की तेज़ी देखते हुए यहाँ पर हम लोगों को हेल्प मिले और कस्टमर्स थोड़ा सा उसको इनकैश कर सकें और अपने रीबार्स की सेल्स को वापस फर्दर पुश कर सकें। और ये भी मुमकिन है कि शायद प्राइसेस बढ़ाने पड़ जाए हमारे स्टील प्रोड्यूसर्स को, और रीबार्स की प्राइसेस आने वाले दिनों के अंदर बढ़कर ऑफर होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से एक जो डिज़ायर्ड पुश है वो मिल सके। अगर इसकी अब जो मेजर रीजंस हैं ओवरऑल मार्केट्स बढ़ने की और जो हालात पैदा हो गए अभी इस वक्त ओवरऑल, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि मेजर रोल जो है वो एक लॉन्ग ओवरड्यू रीस्टॉकिंग का है, क्योंकि टर्की बाइंग नहीं कर रहा था, काफ़ी देर से गैप है बहुत बड़ा। वियतनाम नहीं कर रहा था, उस वहाँ पे भी गैप है। बांग्लादेश नहीं कर रहा, वहाँ पे भी गैप है। पाकिस्तान नहीं कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर भी गैप है। तो वेरियस डेस्टिनेशन है जहाँ पर बहुत बड़ा गैप एक क्रिएट हुआ है, और उस गैप को फिल करने के लिए अभी फिलहाल अगले कुछ चंद दिन या चंद हफ्ते रीस्टॉकिंग मेरा ख्याल है कि होती रहेगी। इसके अलावा एक रीज़न उसके अंदर ये भी है कि जो रिड्यूस कलेक्शंस हैं आपकी, अब रिड्यूस कलेक्शंस हो रही हैं ड्यू टू क्रिसमस, जो एक सीज़न, अब छुट्टी का सीज़न शुरू हो रहा है, इसकी वजह से रिड्यूस कलेक्शंस हैं। सर्दी का मौसम है, उसकी वजह से रिड्यूस कलेक्शंस हैं। आपकी जो कॉस्ट थी इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से स्क्रैप कलेक्शन की, वो बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से भी हो रहा है। प्राइसेस वो मिल नहीं रही थी जो आपका एक जो मर्चेंट है वो बेसिकली चाहता है, जो स्क्रैप कलेक्टर्स हैं वो नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से भी एक जो है वो एक गैप क्रिएट हो गया, जो स्टॉक्स ज़्यादा नहीं हो पा रहे रिसाइकलर्स के पास। तो वो चीज़ ये पुश कर रही है ओवरऑल मार्केट्स का जो डायनेमिक्स हैं उसको चेंज करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि चाइना के जो पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, सारी कहानी वहीं से शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म होती है कि चाइना के अंदर अगर तेज़ी रहेगी, इनकी पॉलिसी जो कोविड के हवाले से, अगर ये कोविड की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करने की तरफ आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये तेज़ी बरकरार रहेगी। वहाँ पर बहुत सारा काम होना है अभी जो कि रुका हुआ था, लॉन्ग ओवरड्यू है। अगर चाइना में तेज़ी रहती है तो वो बिलेट्स इंपोर्ट करते रहेंगे, बाकी प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करेंगे खासे, और उसकी वजह से ओवरऑल तेज़ी हमें देखने में आती रहेगी। तो अभी तक के लिए यही था। थैंक यू वेरी मच।